हेलो व्यूवर्स। आज हम लोग इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे एफआईआर और एनसीआर के बारे में। सोसाइटी में आम तौर पे मेरे ख्याल से हर इंसान परिचित होगा एफआईआर और एनसीआर के बारे में। बहुत लोग हो सकता है कि एनसीआर को ना जानते हो, मगर ऐसा शायद ही कोई होगा जो एफआईआर के बारे में ना जानता हो। उसे कहीं ना कहीं एफआईआर का जिक्र होता दिख जाएगा। दूसरी चीज, लोगों को एफआईआर और एनसीआर से रिलेटेड बहुत सारी कंफ्यूजन्स भी होती हैं कि एफआईआर पुलिस कब लिखती है, एनसीआर कब लिखती है। उसे ये भी नहीं पता होता है कि पुलिस ने एफआईआर लिखा है तो क्यों लिखा है, और किसी केस में अगर पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर रही है और उसमें वो एनसीआर लिख रही है तो वो क्या रीजन है कि वो एनसीआर लिख रही है वहां पे और एफआईआर क्यों नहीं लिख रही है। लोगों को बहुत सी चीजों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे पुलिस वाले एफआईआर नहीं लिखते जल्दी बहुत से केसेस में, तो वहां पे वो क्या एक्शन ले सकते हैं। वहां पे उन मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल रखा है पुलिस को कि आप क्या, अगर आपने ऐसा किया तो आपके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आज हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे। तो हम लोग डायरेक्टली मूव करें इस पे एफआईआर एनसीआर पे, तो हम लोग देख लेते हैं दो तरह के ऑफेंसेस के बारे में। पहले देखिए, एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल केस में लिखी जाती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस जब होगा तभी एफआईआर लिखी जाएगी, मतलब संज्ञेय अपराध। और एनसीआर हमेशा असंज्ञेय, मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में। अब ये दोनों होते क्या है, देखिए मोटा मोटा इतना समझ लीजिए कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, मतलब संज्ञेय अपराध, वो सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं। वहां पे पुलिस को वारंट के बिना अरेस्ट करने की पावर होती है किसी को भी, मतलब अरेस्ट वारंट का वेट नहीं करेगी। अब ऐसा इसलिए रूल बनाया गया कि ये सब अपराध इतने सीरियस नेचर के होते हैं, अगर ज्यादा टाइम लिया गया तो अपराधी हो सकता है भाग जाए या एविडेंसेस को खत्म कर दे या उनमें किसी तरह का बदलाव कर दे जिससे जस्टिस ना मिल पाए कोर्ट में विक्टिम को। तो इसलिए कॉग्निजेबल ऑफेंस में तुरंत तुरंत एक्शन लिया सके, इसलिए वारंट का कॉन्सेप्ट यहाँ रखा ही नहीं गया। दूसरी तरफ नॉन कॉग्निजेबल, ये थोड़े लेस सीरियस होते हैं, छोटे छोटे अपराध होंगे, तो वहां पे क्या होता है कि कोर्ट ऐसा करती है कि हर किसी को परेशान नहीं कर सके, इसलिए पहले आप वारंट लीजिए तब आप जाइए अरेस्ट करिए। तो इन्हीं दो को डिफरेंशिएट करते हुए एफआईआर और एनसीआर कॉन्सेप्ट आया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो वहां पे हमेशा एफआईआर लिखी जाएगी, और जहां पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो वहां पे हमेशा एनसीआर लिखी जाएगी। दूसरी चीज, एफआईआर लिखाने का प्रोसीजर भी बहुत ईजी है। कोई भी पर्सन जाके लिखवा सकता है जिसको इन्फॉर्मेशन है उस ऑफेंस से रिलेटेड, वो रिटन फॉर्म में या ओरल फॉर्म में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के सामने जाए और ये चीजें बताए। वो पुलिस जो ऑफिसर होगा वो खुद नोट डाउन करेगा या अपने किसी निचले ऑफिसर को देगा, उससे लिखवाएगा। और लिखवाने के बाद अगर ओरल फॉर्म में आपने बोल के लिखवाया है तो आपको जब वो नोट कर लेंगे तो पढ़ के सुनाएंगे। तो ये सारे स्टेप्स हैं, आपको याद रखने चाहिए कि वो पढ़ के आपको सुनाएंगे, ऐसे चले मत आइएगा। आप सुनिएगा उनसे कि हाँ आप बताइए कि हमने जो बोला है आपने सही लिखा है ये चीजें। तो आप जो सुन लेंगे सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ मैंने जो बोला है वो वही पढ़ के बता रहे हैं। तो आपसे फिर उस पर साइन लेंगे और फिर उसको अपने डायरी में, एफआईआर डायरी में नोट करते हुए उन चीजों को आगे बढ़ाएंगे और आपको कॉपी प्रोवाइड कर देंगे। तो ये ऐसे ऐसे करके एफआईआर लिख ली जाएगी। बात आती है जहां पे वुमेन के अगेंस्ट अगर ऑफेंस हुआ है, वुमेन के अगेंस्ट मतलब किसी तरह का कोई रेप हो गया, सेक्सुअल हेरेसमेंट हुआ है, किसी तरह की स्टॉकिंग हो रही है, तो इस तरह के मैटर अगर वुमेन के अगेंस्ट हुए तो ऐसे मैटर में एफआईआर सिर्फ वुमेन पुलिस ऑफिसर ही लिखेगी, वहां पे मेल नहीं आएंगे। दूसरी चीज, अगर वुमेन डिसेबल है, जो विक्टिम है वो डिसेबल है, वो आ नहीं सकती, तो ऐसे केस में एफआईआर लिखने पुलिस वाले उसके रेसिडेंस पे जाएंगे जहां पे वो रहती है, तो वहां पे जाके उसकी एफआईआर लिखेंगे। और ऐसी जो एफआईआर लिखी जाएगी वो वीडियोग्राफ्ड होगी, ठीक है, वीडियोग्राफ्ट किया जाएगा, सामने देखा उसको रिकॉर्डिंग की जाएगी। और अब ऐसे करने के बाद जब हमारी एफआईआर कंप्लीट हो गई तो कॉपी प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसने एफआईआर लिखवाया है। जब भी एफआईआर बनती है तो उसकी टोटल 4 कॉपियां बनती है। एक कॉपी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाती है, एक कॉपी पुलिस स्टेशन में रहेगी, एक कॉपी एसपी को दे दी जाती है, और एक कॉपी इन्फॉर्मेंट को, जिसने इन्फॉर्मेशन दी है उसको दे दी जाती है। अब होगा क्या कि मान लीजिए एफआईआर लिखवाई गई और किसी कारणवश पुलिस वाले लिखने से मना कर दें, तो वहां पे आपके पास एक इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप इसके बाद एक्शन ले सकते हैं एसपी के पास जाके। आप एसपी को रिटन फॉर्म में पोस्ट कर सकते हैं, तो वहां पे एसपी खुद एक्शन लेंगे या तो अपने निचले किसी ऑफिसर को कह देंगे वहां पे इन्वेस्टिगेशन के लिए। दूसरी चीज, अब अगर एसपी भी नहीं मान रहे हैं तो आपके पास क्या चाह रहा है, अगर एसपी भी नहीं सुन रहे तो उसके बाद आप जो है सीआरपीसी की धारा 200 के अंदर कंप्लेंट कर सकते हैं सीधा सीधा कोर्ट में, ठीक। अब इसके बाद मान लीजिए कि आपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आपने कंप्लेन कर दी 200 धारा 200 के अंदर, और वहां भी आपका सुनवाई नहीं हुई ढंग से, आपको लग रहा है कि हमारी सुनवाई नहीं हुई है, तो इसके बाद का एक और स्टेप है, आप चले जाइए धारा 482 सीआरपीसी की, सीधा पहुंच जाइए हाई कोर्ट इस धारा के अंडर। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हाईकोर्ट के पास होती है इनहेरेंट पावर। इनहेरेंट पावर के अंडर होता यह है, हाईकोर्ट के पास किसी भी लॉ के होने के बावजूद भी उसके पास ये पावर है कि अगर कोई भी आदमी अगर लीगली काम नहीं कर रहा है, भले वो उसकी निचली कोर्ट हो या पुलिस वाले हो, तो उसके पास ये पावर है कि वो अपनी इस पावर का इस्तेमाल करते हुए उनको ये ऑर्डर दे सकता है कि वो लीगली इस मैटर पे काम करें। तो वो करेगी क्या, वो निचले लोगों को, कोर्ट को ऑर्डर दे सकती है कि आप इनकी कंप्लेन करिए, या एफआईआर लिखने का ऑर्डर दे सकती है डायरेक्टली, वो जो सही लगेगा हाईकोर्ट वहां पे वो ऑर्डर दे सकती है।
तीसरी चीज, आप अगर यहां भी नहीं काम हो रहा तो आप आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रिट भी आप फाइल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जस्टिस पाना हमारा राइट भी है। अब बात होती है कि ये हमें स्टेप्स पता चल गया कि कितनी कॉपियां होती हैं, और दूसरी चीज पता चली कि अगर नहीं लिखी जा रही है हमारी एफआईआर और हम स्टेप बाय स्टेप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हम नहीं सुनवाई हो रही, उसके बाद हम किसके पास जाएं। तो ये भी हमने जान लिया कि सबसे पहले अगर पुलिस नहीं लिख रहा है तो हम जाएं एसपी के पास, धारा 154 की 3 में। अगर यहां नहीं लिख रहा है तो 200 के अंडर धारा सीआरपीसी की, वहां हम कंप्लेन कर दें, वहां भी नहीं सुनवाई हो रही तो धारा 482 के अंडर हाईकोर्ट चले जाएं, वहां भी नहीं हो रहा है तो हम 226 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के वहां हम रिट फाइल कर दें। तो इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। अब हो क्या है, मान लिया एफआईआर लिख ली गई, इसका आगे का प्रोसीजर हम लोग जानते हैं कि एफआईआर लिखने के बाद होगा ये कि पुलिस तुरंत लग जाएगी इन्वेस्टिगेशन में। अब पुलिस करने लगी इन्वेस्टिगेशन धारा 156 के अंडर, 156 के अंडर वो इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। उसके बाद क्या करेगी, वो बनाती है एक रिपोर्ट तुरंत, उसने जितनी जल्दी हो सके वो एक रिपोर्ट तैयार करेगी। उसमें वो रिपोर्ट बनाएगी कि हाँ हमने एफआईआर लिख ली है, ऐसा ऐसा मैटर है, हम इसमें इन्वेस्टिगेशन अब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो दोनों चीज कुछ भी मेंशन करके बताएगी। तो वो इस रिपोर्ट का नाम होता है अकरेंस रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट जाएगी कहाँ, ये रिपोर्ट तुरंत भेजी जाएगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जब ये रिपोर्ट चली गई तो होता ये है कि इस रिपोर्ट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जितनी जल्दी से जल्दी हो सके भिजवाने के पर्पज ये इसलिए होता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट मतलब कोर्ट की नजर में मामला आ जाए कि हाँ एफआईआर लिखी जा चुकी है, एफआईआर में अंदर ये कंटेंट है, इस मैटर पे एफआईआर लिखी गई है, तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि बाद में फिर आप एफआईआर में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, कुछ भी हेर फेर नहीं हो सकता। तो वहां पे फिर कोर्ट के पास मैटर नजर में आ जाता है। तो इससे क्या करेंगे, पुलिस वालों के ऊपर थोड़ा बर्डन रहता है कि वो सही से इन्वेस्टिगेशन करते रहें। उसके बाद जो अकरेंस रिपोर्ट होती है, पुलिस वाले बना के इस रिपोर्ट को भेजते तो हैं, मगर ले जाने का प्रोसीजर कौन करता है, उनका सुपीरियर ऑफिसर पहुंचाएगा, वो डायरेक्टली नहीं लेके चले जाएंगे। जैसे अगर यूपी के केस में बात करें तो यहाँ पे डिप्टी एसपी जो है उस रिपोर्ट को पहुंचाते हैं। अब जब रिपोर्ट पहुंचाएंगे तो उस दौरान डिप्टी एसपी को कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर सही लग रहा है तो वो इंस्ट्रक्शन अपने निचले ऑफिसर्स को जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उनको देते हुए जा सकते हैं कि भैया ठीक है इतने इतने मैं जा रहा हूँ रिपोर्ट जमा करें, तब तक आप लोग ये इन्वेस्टिगेशन करते रहिए या तो कुछ और देखते रहिए, जुड़े एविडेंसेस ढूंढिए। दूसरी चीज, अब यहां जब रिपोर्ट पहुंच गई जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जब रिपोर्ट पहुंचा दी गई तो यहाँ पे अब धारा 159 का रोल आ जाएगा, 159 का सीआरपीसी का। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाई गई और वहां पे लिखा गया है कि हम मैटर की इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। अब ऐसा इसलिए पुलिस ने कहा है, पुलिस को लग रहा है कि मैटर ऐसा बन ही नहीं रहा है कि हम वहां पे इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि दिख रहा है हमें सीधा सीधा कि ऐसा कोई मैटर बन ही नहीं रहा है कि हम जाके वहां इन्वेस्टिगेशन करें, टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो अब क्या होगा, उन्होंने अकरेंस रिपोर्ट में ये भी बता दिया, तो अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस चीज को देखेगी। उन्होंने ऑब्जर्व किया इस रिपोर्ट को, उन्होंने देखा कि ठीक है, मगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि नहीं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, तो वो इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे देगी उन्हीं पुलिस वालों को। तो वहां पे पुलिस वाले बाउंड होंगे उस ऑर्डर के लिए, ठीक है, तो वहां पे वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। दूसरी चीज, अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं भी कर रही है, मान लो इन्वेस्टिगेशन का भी ऑर्डर दे सकती है प्लस एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का भी दे सकती है ऑर्डर। अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्या होगी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इसलिए होगी कि क्या ये मैटर सच में बन रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जाए या ना की जाए, तो ऐसा ऑर्डर देगी। अब ऐसा ऑर्डर किसे देगी, अपने किसी निचले सबॉर्डिनेट ऑफिसर को दे देगी वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो वो जाके वहां चेक करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस मैटर में कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मोटा मोटा ये सारी चीज चलती। अब सारी चीजें होने के बाद, मतलब सारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की, उसके बाद अब क्या करेगी कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस को एक रिपोर्ट देनी होती है कोर्ट को, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसको एक रिपोर्ट देनी होगी कोर्ट में कि हाँ ये मैटर हुआ है, ये अपराध यहाँ बन रहा है, या तो अपराध बन रहा होगा या तो नहीं बन रहा होगा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान यही पता चलेगा। तो जब अपराध बन रहा होता है तो वहां पे हम लोग उसे कहते हैं चार्जशीट के रूप में, या नॉर्मली हम लोग चालान भी यूज करते हैं इसके लिए वर्ड। तो चालान और चार्जशीट का नाम जब भी हम लोग सुने तो इसका मतलब जान ले कोई ना कोई अपराध बन रहा है, और बन रहा है तो इसको, इस रिपोर्ट को जब ऊपर जब पुलिस जब जमा करती है, कोर्ट में ले जाती है, तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये कंप्लीशन रिपोर्ट चार्जशीट के रूप में इसको फाइनलाइज करना है कि नहीं करना है, या इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। मतलब मान लीजिए कि पुलिस ने कई सारे अपराध की धाराएं लगा दी हैं कि 302 भी लगा दिया, 307 भी लगा दिया, मतलब मर्डर भी लगा दिया, किडनैपिंग भी लगा दी, और मोलेस्टेशन का भी आरोप लगा दिया, सब कुछ मतलब धाराएं लगा दी। तो अब गई वो रिपोर्ट कंप्लीट होके ऊपर कोर्ट के पास। अब कोर्ट डिसाइड करेगी क्या इस पर्सन के अगेंस्ट ये मामला बन रहा है कि नहीं। तो वो जब देखेगी, चीजों को ऑब्जर्व करेगी और सुनेगी, तो एविडेंसेस देखने के बाद उसे लग रहा है कि नहीं, उसके अगेंस्ट मोलेस्टेशन का मामला तो फालतू लिखा गया है, उसके अगेंस्ट ये दूसरा मामला तो फालतू में लिख दिया गया, उसे फालतू फंसाने के लिए। तो क्या करेगी, उन धाराओं को हटा देगी और एक नई चार्जशीट उसके रूप में तैयार कर देगी। या उसे लग रहा है कि इनमें से कोई धारा ऐसी नहीं है जो इसके अगेंस्ट लग रहा है, बल्कि कोई दूसरा अपराध बन रहा था, तो वो पूरी तरह चार्जशीट को पलट के नए अपराध की धाराओं को लगाएगी और फिर एक चार्जशीट तैयार कर देगी। तो मतलब होता ये है, पुलिस हमेशा एक कंप्लीशन रिपोर्ट देती है कोर्ट को। अब वो कंप्लीशन रिपोर्ट जब कोर्ट जब फाइनलाइज कर देती है तो तब वहां जाके हम कहते हैं कि चार्जशीट बन गई।
और लोगों को लगता है कि पुलिस वाले ही चार्जशीट बनाते हैं। नहीं, चार्जशीट हमेशा कोर्ट बनाती है, पुलिस कभी भी चार्जशीट नहीं बनाती। पुलिस हमेशा एक कंप्लीशन रिपोर्ट देती है, जिसको हम लोग जनरली चालान या चार्जशीट लोग पहले ही कहने लगते हैं। जब वो कोर्ट डिसाइड कर देगी फाइनल, तभी हम लोग उसे चार्जशीट मानते हैं। अब दूसरी चीज होगा ये कि ये चार्जशीट फाइल हो गई, तो चार्जशीट का मतलब हमें पता चल गया कि यहाँ कोई ना कोई अपराध हुआ है। लेकिन मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर पता चलता है कि किसी तरह कोई अपराध हुआ ही नहीं है, पुलिस ये दिखाती है कि किसी तरह कोई अपराध नहीं है, तो इस चीज को जब कोर्ट के पास जब रिपोर्ट भेजनी होती है, जब इस चीज की, तो उस रिपोर्ट को हम लोग फाइनल रिपोर्ट कहते हैं या क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं। प्लस इसमें होगा ये कि जब फाइनल रिपोर्ट भेजी जाएगी, तो जो पर्सन जिसने एफआईआर कराई होगी वो किसी न किसी तरह का विरोध करेगा, इस चीज का मतलब प्रोटेस्ट करेगा। तो इसीलिए इस प्रोटेस्ट को यहाँ पे प्रोटेस्ट पटिशन भी कहा जाता है, कि मतलब कंप्लेनेंट जिसने मतलब एफआईआर दर्ज कराई थी, वो ये प्रोटेस्ट कर रहा है कि नहीं, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा मैटर, या हमें इन्वेस्टिगेशन कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला या कुछ ऐसा नहीं दिखा कि जिससे ये मैटर कोई अपराध होता है यहाँ दिख रहा हो, तो वो पर्सन कहेगा कि यहाँ पे पुलिस वाले जो है कहीं ना कहीं अपराधियों से मिले हुए हैं या वो सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। तो अगर मजिस्ट्रेट ये बातें सुनने के बाद, अगर इस पर्सन की बातें सुनने के बाद उसे विश्वास हो जाता है कि हाँ, पुलिस की तरफ से कहीं ना कहीं कमी रह रही है चीजों में, या वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रही है, तो वो इनके मैटर को, इस पर्सन के मैटर को मतलब कि कंप्लेंट की तरह सुन सकते हैं। अब कंप्लेंट की तरह कॉग्निजेंस लेते हुए आगे बढ़ा सकते हैं। तो मतलब ये अब वो एफआईआर के दायरे से पूरी तरह हटके सीधा सीधा कोर्ट की नजर में आ जाएगा ये मैटर। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि मतलब चार्जशीट या तो फाइनल रिपोर्ट, दोनों में से कोई एक रिपोर्ट जाएगी, या तो अपराध बन रहा होगा या तो नहीं बन रहा होगा। अगर बन रहा होगा तो वहां पे चार्जशीट जाएगी, और नहीं बन रहा होगा तो फाइनल रिपोर्ट जमा होगी। बस इतनी बात। अब चार्जशीट जमा हो गई, फिर उसका कोर्ट जो है कॉग्निजेंस लेगी मैटर का, फिर वहां पे ट्रायल चालू कर देगी, और ट्रायल चालू करने के बाद जजमेंट आ जाएगा। और जजमेंट के बाद अगर किसी को दिक्कत है तो अपील में चला जाए, या रेफरेंस रिवीजन इसमें दिखवा ले मैटर उसके। और जब ये सब चीजें हो जाएंगे, सारे स्टेप पूरे हो जाएंगे, उसके बाद जो भी पनिशमेंट आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, जो भी दिया गया होगा जजमेंट में, उसी प्रकार आगे की प्रक्रिया चलेगी। जैसे अगर पनिशमेंट दी गई है तो अपराधी को फिर पनिशमेंट दिलवाई जाएगी। तो ये प्रोसीजर रहेगा आगे का। अब इतनी चीज बाद एफआईआर में कुछ बचता है, तो जैसे एक जीरो एफआईआर कॉन्सेप्ट है। जीरो एफआईआर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मान लीजिए एफआईआर मेरे साथ अपराध हुआ किसी एक एरिया में, मैं भाग के चला गया दूसरे शहर में, अब सीधा सीधा मैंने शहर ही छोड़ दिया। अब मैं उस शहर के किसी एक पुलिस स्टेशन में जाके उस अपराध की एफआईआर लिखवा रहा हूं, तो वो पुलिस स्टेशन जो है मना नहीं कर सकते एफआईआर लिखने के लिए, वो एफआईआर लिखेंगे। अब वो इसी तरह की एफआईआर जो उस एरिया, जिस एरिया में अपराध हुआ है उस एरिया में न लिखा के हम किसी दूसरे एरिया में जाके लिखाते हैं, तो ऐसी एफआईआर को जीरो एफआईआर कहते हैं। अब जीरो एफआईआर कहते क्यों है? होता ये है, हर किसी जो एफआईआर होती है उसका कोई ना कोई नंबर होता है। तो नंबर कैसे होता है? जैसे मान लीजिए किसी एक एरिया में एफआईआर लिखी जा रही है, तो उन्होंने क्या रखा है, एक नंबर दे रखा है कि ये 219 नंबर की एफआईआर है, ये 313 नंबर की एफआईआर है, 314 नंबर की एफआईआर है इस साल की। अब क्या हुआ, हम जाके दूसरे एरिया में लिखा रहे हैं, तो नियम तो यही कहता है कि एफआईआर उसी एरिया में लिखा जाएगी जिस एरिया में अपराध हुआ है, क्योंकि हम दूसरे एरिया में चले गए तो उस एरिया का मैटर तो है नहीं। अब वो करती क्या है, एफआईआर लिख के जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन वाला पुलिस स्टेशन था वहां पे क्या करती है, उस एफआईआर को ट्रांसफर कर देती है। तो जहां पे हमने लिखवाया कि उस एरिया का मैटर बनता है, वो नहीं बनता, तो इसलिए वहां का वो जीरो होता है एफआईआर का नंबर, तो इसलिए उसको जीरो एफआईआर कहते हैं। दूसरी चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक केस है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कहा था कि कोई भी पुलिस ऑफिसर है, अगर उसके सामने कोई भी संज्ञेय मामला आ रहा है, जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस का मैटर आ रहा है और कोई इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, तो आप उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, आपको एफआईआर लिखनी ही पड़ेगी। तो ऐसा उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा था। दूसरी चीजें अब आते हैं जैसे एनसीआर पे। एनसीआर क्या होता है? नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट का मतलब, इसमें कुछ होता नहीं, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है कि छोटे मोटे अपराध होते हैं तो वहां पे पुलिस क्या करती है कि वो डायरेक्टली घुसेगी नहीं मैटर में जब तक कि वारंट नहीं आएगा, अरेस्ट भी नहीं करेगी, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करेगी। मतलब ये किसी पार्टी को अगर करवाना है तो वो कोर्ट जाए और वहां से वारंट इशू करवाए, तब पुलिस आगे कुछ काम करेगी। वो भी तब सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करेगी जब वारंट आएगा, अरेस्ट नहीं कर सकती किसी को। अरेस्ट करने के लिए भी एक अलग से ऊपर से वारंट चाहिए, अरेस्ट वारंट अलग से, तब वो अरेस्ट करेगी। तो इतना ये बस एनसीआर। बहुत बार चीजें ऐसी होती हैं कि पुलिस जो है एफआईआर नहीं लिखती है, पुलिस के सामने चीजें होती है उसके बाद भी एफआईआर नहीं लिखती है, क्योंकि कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं पुलिस को प्राइमरली देखने में तो ऐसे लगते हैं कि वो डायरेक्टली उन्हें
कॉग्निजेबल ऑफेंस होते नहीं दिखते, मगर वो चाहते हैं कि हम इनमें थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर लें तब हम इस पे एफआईआर लिखें। तो ये भी चीजें ऐसे भी मैटर सामने आते हैं और ऐसा करना लीगल है। कोई इसमें कोई लड़ाई झगड़ा करने वाली बात नहीं थी। लोग गुस्सा आ जाते हैं कि एफआईआर नहीं लिखी गई। पुलिस क्या करती है, पहले मैटर देखती है कि क्या सच में यहाँ पे कुछ हुआ है या हवाबाजी में सब उड़ गया मैटर, तो हम बस लिख के परेशान हो, इन्वेस्टिगेशन करे फालतू का। तो वो पहले जाती है मामले का, कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो मामले का जाके इन्वेस्टिगेट पहले ही कर लेती है, तब जो है एफआईआर पे आती है। तो ऐसे भी कुछ मामले होते हैं। तो एफआईआर में बस लगभग इतनी चीजें थी।